इस वीडियो में हम प्री ब्रिटिश इकॉनमी एंड कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। प्री ब्रिटिश इकॉनमी एंड कल्चर का स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये ब्रिटिश जो था वो इसी प्री ब्रिटिश इकॉनमी और कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, तब उसके बाद हम जाके नेशनल यूनिफिकेशन को आज प्राप्त हुए हैं। और यही प्री ब्रिटिश कल्चर और इकॉनमी था जो बरसों तक हर्डल बना रहा और बरसों तक के टर्मोइल को ये सहता रहा। तो इसलिए प्री ब्रिटिश इकॉनमी एंड कल्चर के बारे में इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। प्री ब्रिटिश इकॉनमी एंड कल्चर का नेचर क्या था। तो चूँकि लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है विलेज में निवास करता था, तो उस सेंस में विलेज इकॉनमी ही प्रबल रूप से नेशनल इकॉनमी में अपना अस्तित्व जमाए हुए था। तो विलेज इकॉनमी जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, वो ए ऑटार्किक विलेज इकॉनमी था। मतलब सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी मीन्स कि ये सेल्फ सफिशिएंसी पे आधारित था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो लिमिटेड थे और इंस ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड थे मीन्स कि प्लॉ और जो लकड़ी या आयरन का जो प्लॉ होता है और बुलक कार्ट होता है उस पर ये आधारित था। और मतलब जो स्मॉल जो हैंडमेड टूल्स होता है उस पर आधारित था। तो ये प्री ब्रिटिश ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी का एक बहुत बड़ा लक्षण था। अधिकांश लोग तो खेती करते थे और कुछ लोग इंडस्ट्री करते थे। तो खेती स्मॉल स्केल पे होता था, वो केवल विलेज के ही नीड को फुलफिल करता था। और उसके बाद जो इंडस्ट्री था, जो हैंड में टूल्स के द्वारा जो कैरी किया जाता था, वो भी एक लिमिटेड स्केल पे था। और वो ये जितना भी जो इकॉनमी जो प्रोडक्शन होता था इसका यूज विलेज ही करता था। विलेज ही इस प्रोड्यूस को का यूज करता था, मीन्स कि कंज्यूम करता था। तो इस सेंस में सरप्लस का कोई सरप्लस नहीं बचता था। सरप्लस नहीं बचने के कारण ये सेल्फ सफिशिएंट बन गया। विलेज इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट बन गया। विलेज इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट बन गया। और दूसरे तरह से जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर जो एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है लेबर का, वो नहीं था। वो जो सही सेंस में होता है, वेज पर कोई काम नहीं किया जाता था। ये एक्चुअली विलेज कम्युनिटी एवंटन कर देती थी ये स्मॉल प्रोड्यूस को, जो एग्रीकल्चरिस्ट जो प्रोड्यूस करते थे। तो एक शेयर ऑफ प्रोड्यूस उनको एवंटन कर दिया जाता था। किसको? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको, जो विलेज के नीड्स को फुलफिल कर रहे थे उसको, या एक पोर्शन ऑफ लैंड उनको दे दिया जाता था ताकि वो उनका सस्टेनेंस हो सके। तो इस तरह से विलेज इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी के रूप में बन गया है। तो कितने तरह के दो तरह का क्लास डिवीज़न हुआ। एग्रीकल्चरिस्ट, कल्टीवेटर्स एंड नॉन कल्टीवेटर्स का दोनों में एक्सचेंज होता था, लेकिन वो डेली वो वेज बेसिस पे नहीं होता था। एक्सचेंज जो होता था वो विलेज लेवल पे होता था। मतलब विलेज कमेटी जो होती थी, जो गवर्न करती थी विलेज पीपुल को गवर्न करती थी, उनके लाइफ को जो गवर्न करती थी, जो उनके कल्चर को गवर्न करती थी, इवन उनको कल्चर को भी गवर्न करती थी। वो क्या करता था
कि उनके द्वारा ही निर्धारित होता था कि ये जो इंडस्ट्रियल जो लेबर है उनको प्रोड्यूस ये दे दिया जाए, इतना आवंटन कर दिया जाए या पीस ऑफ लैंड दे दिया जाए ताकि वो विलेज कम्युनिटी का सर्विस करते रहें। तो इस तरह से एक सर्विस एक कोऑपरेशन की भावना थी, एक कोऑपरेटिव कल्चर था, कोऑपरेटिव कल्चर था जो कि बरसों तक ऐसा हुआ कि क्लास लेवल पे जो डिवीज़न होता है, क्लास लेवल पे जो डिवीज़न होता है और क्लास लेवल का जो एक क्रिमोनी होता है वो डेवलप नहीं हुआ विलेज लेवल में, विलेज में, जिसके कारण विलेज कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी के रूप में चलती रही बरसों तक। तो ये विलेज इकोनॉमी का ये बेसिक ये स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं कि विलेज इकोनॉमी में जो विलेज और विलेज कम्युनिटी कास्ट और जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते थे, जो फिलोसफर और रिलीजियस जो लीडर्स होते थे वो कैसे मेंटेन करते थे, इस सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी को मेंटेन करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विलेज इकोनॉमी तो सबसे पहले तो कोई वे गवर्न होते थे, किस रूल से होते थे? वे गवर्न होते थे कास्ट के रूल से होते थे, जो कि अभी भी प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रेगुलेशन है। उसके बाद वो विलेज फैमिली से होते थे। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इनिशिएटिव होता था वो नहीं होता था, इंडिविजुअल लेवल पे इनिशिएटिव नहीं होता था। उनका जो थिंकिंग पैटर्न जो उनका होता था, उनका जो कल्चरल जो हैबिट्स होता था वो निर्धारित होता था, वो डिवाइनली ऑर्डेंड होता था, जो कि डिवाइनली ऑर्डेंड होता था इन्हीं फैमिली, विलेज कमिटी और विलेज ये कास्ट सिस्टम से। तो इस तरह से एक जो आइडियोलॉजिकल जो इनिशिएटिव होता था ये उनमें नहीं होता था। अब है कि ये आइडियोलॉजिकल इनिशिएटिव तो होता नहीं था। उसके बाद है कि इसका ये होता था। तो ये ट्रेडिशनली इसका नेचर इसका क्या था? तो ये जो विलेज जो था वो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के आधार पे डिवाइडेड होता था। विलेज का जो विलेज कमेटी होता था वो रूल रेगुलेशन वो देखता था, कास्ट रूल और रेगुलेशन को देखता था कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इनका आइडियोलॉजिकल मीन्स की आइडियोलॉजिकल देवर कंजर्वेटिव स्टेट। अब है कि विलेज कमेटी जो होता था लैंड का किस तरह से होता था? तो लैंड होता था कि लैंड कोई एंशिएंट इंडिया में लैंड किंग के द्वारा या जो इंटरमीडियरी जो ओनर थे उनके द्वारा उनका प्रोप्राइटी राइट इसमें नहीं होता था। वो केवल जो शेयर ऑफ प्रोड्यूस को ही डिमांड करते थे। एक्चुअल लैंड जो होता था वो विलेज कमेटी ओन करता था और ये विलेज कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होता था, जो कि ट्रेडिशनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उनको ये अधिकार प्राप्त था। तो इस सेंस में और इनका काम क्या, और विलेज कमेटी का क्या काम होता था? विलेज कमेटी का काम होता था कि जो कॉमन इंटरेस्ट का, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट का जो काम है उसको वे कलेक्टिव इंटरेस्ट का जो काम है उसको वे देखते थे। जैसे इरिगेशन हुआ, इरिगेशन सिस्टम को देखते थे, कैनल वगैरह को देखते थे, ग्रेजिंग ग्राउंड्स को देखते थे। तो इस तरह से पास्चर इन सभी पर विलेज कमेटी के द्वारा विलेज कम्युनिटी का अधिकार रहता था, ये विलेज कमेटी के द्वारा। और इस तरह से पाते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी का ये बेसिकली नेचर था। ये नेचर जैसा कि तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो होता था और जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो बहुत ही सिंपल था। जो टेक्निक जो होता था
टेक्निक, जो साइंटिफिक टेक्निक, कोई टेक्निकल जो टेक्निक होता था, साइंटिफिक टेक्निक, और वो सिंपल होता था, वो इस तरह से उस लेवल पे डेवलप नहीं किया जिस लेवल पे नेशनल कंसिस्टेंस की भावना को जो इवॉल्व कर सके, नेशनल कंसिस्टेंस की भावना को। अब हम ऐसा बात करेंगे कि मान लिया कि ये विलेज कमेटी तो था, तो उस समय से ये इस समय तक, जब प्री ब्रिटिश, जब प्री कैपिटलिस्ट जब कैपिटलिस्ट फॉर्म आया, तो उस समय से ये सस्टेन क्यों नहीं किया। और इंडियन जो जिस तरह से अदर जो हिस्ट्री, जो प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री होता है, वो तो इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशनरी प्रिस्पेक्ट में तो एक तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो डेवलप कर गया, लेकिन इधर इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका कारण था विलेज सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, बहुत हद तक इसका कारण था। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि किंग जो था, जो स्टेट का जो पावर था, वो स्टेट अपना जो एजेंट है स्टेशन करता था टाउन्स में, जिससे कि जो इंटेलेक्चुअल बुर्जुआ जो क्लास थे उनको वो उस तरह से फ्लोरिश नहीं, उनके एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जाता था, कंट्रोल होता था। और सेकेंडली कि जो इंडियन जो विलेज इकोनॉमी था, ये नेशनल कंसिस्टेंस में ये बाधित करता था। हम इंडियन फ्यूडलिज्म वर्सेज यूरोपियन फ्यूडलिज्म का एक फैक्टर लेते हैं कि इसमें यूरोपियन फेडरलिज्म में एक प्लस पॉइंट ये था कि जो मैनर होते थे उनका इंटरेस्ट होता था कि वे कल्टीवेशन को डेवलप करें, वे कल्टीवेशन के टेक्निक को डेवलप करें, जैसे इनक्लोजर सिस्टम वगैरह वगैरह वे लाए। और साथ ही वहाँ सर्फ वगैरह भी वहाँ एग्जिस्ट वहाँ करता था। तो इस तरह से वहाँ वेज जो लेबर क्लासिफिकेशन और जो वेज का जो प्रथा हुआ, वो वहाँ से शुरू हुआ, जिस कारण से मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसी तरह से डेवलप किया। और जो फोर्सेज ऑफ जो इकोनॉमिक फोर्सेज जो होते थे उसी तरह से ही कैपिटलिस्ट फॉर्म में डेवलप किया है। और साथ साथ में वहाँ मर्केंटलिज्म आया, तो मर्केंटलिज्म में वो व्यापारी सबका वो प्रभाव होने लगा। तो इस तरह से वहाँ बुर्जुआ फॉर्म वहाँ पर किया। इंडियन फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यूरोपियन फ्यूडलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो वे इनक्लोजर करवा रहे थे। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पर कंसेप्ट नहीं आएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तब तक मार्केट इकोनॉमी काम नहीं कर सकता है। तो बेसिक यही था कि यहाँ सबसे पहली बात कि लेबर का जो डिवीज़न था वो सिंपल था, स्ट्रेट। दूसरी बात थी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था वो सिंपल था। साथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ये विलेज कमेटी और बहुत सारे ट्रेडिशन का ये डिसाइड करता था, जैसे कास्ट सिस्टम हुआ, ये सब। तो ये सब फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया, एक कैपिटलिस्टिक फॉर्म, इस सब के कारण फुल्ली डेवलप नहीं कर पाया कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न और सोसाइटी। अब हम बात करेंगे कि विलेज लोगों का तो कुछ तो ज़रूर था कि उस समय कुछ तो ज़रूर होता था, जैसे कि फेयर वे लोग मनाते थे, फेस्टिवल फेयर वे लोग मनाते थे, मैरिज ओकेजन पर जाते थे या हाट लगता था। तो ये जो इकोनॉमिक तो इससे, लेकिन जो मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बुलॉक कार्ट ही था। तो इस सेंस में वे ज़्यादा, चूँकि वे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता था ताकि वे बाहर के लोगों से संपर्क रखें, तो इसलिए उनका ये सॉलिटरी लाइफ था जनरली। और ये सॉलिटरी लाइफ के कारण वे उनमें इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न का जो थिंकिंग आता है वो नहीं आ पाया, एक कारण ये भी था। अब
लेकिन पहले भी बता चुके हैं कि रिजीम ऑफ कोऑपरेशन उनमें था। ये फैमिली सिस्टम के कारण, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के, आइडियोलॉजिकल इसका बट्रेसिंग के कारण, और थर्डली कास्ट सिस्टम के कारण। और एक सेंस में कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम को बट्रेस करता था, यही कास्ट सिस्टम ही आइडियोलॉजी को बट्रेस करता था। तो यहाँ पर कहना यथोचित गलत नहीं होगा। अब विलेज इकॉनमी में एक और ये होता है कि जो कलेक्टिव ये लोग जो काम करते थे, कलेक्टिवली जो ये कोऑपरेट करते थे, वो एक माइलस्टोन बना इसके लिए कि किसी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल को ये सह सकें। हार्ट के बारे में कहते हैं तो हार्ट में भी जो सरप्लस जो बचता था, एक तो सरप्लस बचता नहीं था, सरप्लस जो बचता था वो फेयर में हार्ट वगैरह में जाकर बेच दिया जाता था। ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी का एक इस तरह का ये लक्षण था, जिसमें कमोडिटी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड कंसेप्ट नहीं था, और साथ साथ में मीन्स ऑफ एक्सचेंज वेज बेसिस पे। कमोडिटी कंसेप्ट तो उसी समय होता है जब वेज बेसिस पे जब काम कर, और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, और वेज बेसिस पे काम नहीं होता था। इन चारों के कारण और अन्य फैक्टर के कारण यहाँ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी एक क्लोज्ड इकॉनमी बन गया, और ये आउटर वर्ल्ड से ये कांटेक्ट नहीं रखने लगा, और इससे नेशनल कंसेशंस की भावना हमारे पास नहीं आई। अब बात हम करेंगे कि ये तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी था। अब बात करेंगे अर्बन इकॉनमी का। तो अर्बन इकॉनमी, टाउन्स भी यहाँ पर थे, इंडिया में टाउन्स भी थे। टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुए, पॉलिटिकल टाउन हुए, जहाँ पर सीट्स ऑफ गवर्नमेंट होता था, रिलीजियस टाउन हुए, उसके बाद कॉमर्शियल टाउन हुए। इस तरह के टाउन यहाँ पर भी था। और ऐसा जानते हैं कि इंडियन जो फैब्रिक, इंडियन जो टेक्निक था, इंडियन जो टेक्निक प्रोडक्शन, जो टेक्निक था प्रोडक्शन का, वो बहुत ही एक्सेलेंट था, वर्ल्ड फेमस था। और यहाँ इवेंट बहुत हाल तक जब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज तक ये इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि टाउन का स्थिति यहाँ दूसरे तरह का था। टाउन यहाँ फ्लोरिश कर रहे थे। टाउन में एक कम्प्लेक्स नीड्स के लिए, कम्प्लेक्स नीड्स के लिए और कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्राटा का जो पीपुल होता था, सोशल स्ट्राटा के लिए पीपुल मतलब वेरियस पीपुल के लिए वहाँ प्रोडक्शन उसी तरह से कम्प्लेक्स होने लगा और सोफिस्टिकेटेड होने लगा, और एक बहुत हाई रूप से फ्लोरिश किया। तो इस तरह से हम टाउन का मानेंगे कि टाउन तो फ्लोरिश कर रहा था। इवन आउटसाइड वर्ल्ड से भी यहाँ इंडिया ये कांटेक्ट रखता था। लेकिन डिफरेंट क्या था, टाउन यहाँ फ्लोरिश कर रहा था तो हो सकता था कि टाउन में जो मर्केंटाइल क्लास होते हैं या जो बुर्जुआइज होते हैं वो फ्लोरिश कर जाते, लेकिन फिर भी इंडिया में इस तरह का बात नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न था कि एक वास्ट रीच ऑफ पॉपुलेशन जो था आउटसाइड था, टाउन कल्चर से आउटसाइड था। चूँकि वास्ट मास ऑफ पॉपुलेशन जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी के द्वारा जो मेंटेन होता था वो इसके रीच से बाहर था, टाउन सी इकॉनमी के रीच से बाहर था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि यहाँ सेमी फ्यूडल और फ्यूडल एलिमेंट यहाँ पर बहुत करीब हाल तक ये प्रबल थे, और ये कास्ट बटरेसिंग जो था उसका कास्ट बटरेसिंग और रिलीजियो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट था, इस कारण से ये यहाँ बुर्जुआइज उस रूप में फ्लोरिश नहीं कर पाए। तो एक तरफ तो इंटरकनेक्शन बिटवीन इकॉनमी नहीं था, ये पार्ट्स ऑफ सेक्टर ऑफ द इकॉनमी नहीं था। दूसरा बात था कि
दूसरी बात ये थी कि इकॉनमी में ये इस पर कास्ट और आइडियोलॉजी, टाउन्स में भी हालांकि इंटर कास्ट वहाँ सिंथेसिस कल्चर का सिंथेसिस था, लेकिन उतना हद तक नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि उस तरह का यहाँ कोई इकोनॉमिक फोर्सेज एग्जिस्ट टाउन में भी नहीं कर रहा था, जिससे कि जो तीन तरह से टेक्निक तो फ्लोरिश था, लेकिन तीन तरह के ये लेबरर थे। तीन तरह में एक तो लग्जरी और सेमी लग्जरियस जो होता है उसको ये प्रोड्यूस करने वाले थे। दूसरे में जो स्टेट जो मेंटेन करता था बहुत सारे इंडस्ट्री को जो इस्टेब्लिश हुआ करता था स्टेट के द्वारा, और स्टेट के द्वारा ही और उनको पे दिया जाता था, और वे उनको रॉ मटेरियल दिया जाता था स्टेट के द्वारा और वो फिनिश करते थे। और तीसरा था जो कहीं कहीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पाया जाता है लोकलाइज इंडस्ट्री, जैसे आयरन स्मेल्टिंग हुआ, ये सब। तो ये तीन तरह के कैटेगरी टाउन्स इकॉनमी में थे, तीन तरह के कैटेगरी। तो सेमी लग्जरियस और जो लग्जरी वाला जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस करते थे वे तो मार्केट पर वे वेज बेसिस पे काम करते थे, लेकिन जो ये दो तरह के कैटेगरी थे ये वेज बेसिस पे काम नहीं करते थे। तो मतलब कि बहुत लार्ज पार्ट तक वेज बेसिस पे काम नहीं करने के कारण हाई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं आया, मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं यहाँ पर हो पाया, और ये कमोडिटी का रूप भी मार्केट में नहीं ले पाया, जिस कारण से ये उतना हद तक ये फ्लोरिश नहीं कर पाया जितना हद तक कि इसको करना चाहिए था। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये बात किए विलेज और टाउन इंडस्ट्री के बारे में, विलेज इकोनॉमी और टाउन इकोनॉमी के बारे में। टाउन इकोनॉमी के बारे में अब हम बात करेंगे कि हैम्पर क्या किया नेशनल कंसेशनस को ये अफेक्ट किया बहुत दिन तक आने में। ये कैसे किया? तो कारण था यही कि पहला तो सोशल कारण की जो इंडियन जो सोसाइटी का बंटवारा था वो कास्ट बेसिस पे था। जो डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता था वो भी कास्ट बेसिस पे ही मेंटेन किया जाता था। ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन, ये जनरेशन बाय जनरेशन ऑक्यूपेशन को फॉलो किया जाता था। दूसरा इकोनॉमिक कारण, तो हाई लेवल ऑफ जितना हिस्टोरिकल फोर्सेज, जितना फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जितना हाईली डेवलप्ड रहना चाहिए उतना फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ हाईली डेवलप्ड नहीं था। हाई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिवीजन नहीं था, ऑल इंक्लूसिव नहीं था। ये डिवीजन ऑफ लेबर ऑल इंक्लूसिव नहीं था। और सेकेंडली कमोडिटी जो एक्सचेंज का जो व्यवस्था था वो भी नहीं था, उतना लेवल पे एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता था कि वेज अर्नर एक्सचेंज का माध्यम जो पैसा होता है वो नहीं था। थर्ड बात है कि पॉलिटिकली ये अनडिवाइडेड था। इंडिया पॉलिटिकली ये डिवाइडेड कंट्री था। यहाँ पर कोई नेशनल मोनार्क भी, नेशनल स्टेट यहाँ पे नहीं था, नेशनल स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। मोनार्क तो हुए, बहुत सारे ऐसे मोनार्क हुए जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो कंट्री का किए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, लेकिन पूर्ण रूपेण सोशल एंड इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन होता है, यूनिफिकेशन होता है, वो नहीं हो पाया। तो ये सब कारण था नेशनल कंसेशंस को बाधित होने में। नेशनल कंसेशंस को बाधित होने में ये सब कारण था। दूसरा बात, जो इंडिया का जो यूनिटी, जो जिस सेंस में इंडिया जाता था, मीन्स की और आगे मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था वो भी डेवलप नहीं था। और मीन्स ऑफ एक एक जो कॉमन लैंग्वेज जो होता है, कॉमन लैंग्वेज का भी यहाँ अभाव था। व्हाट एवर यूनिफिकेशन इंडिया
whatever unification India has, that was only religio-political identity and unification. तो इस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ इतना फैक्टर था जो कि नेशनल यूनिफिकेशन को बाधित करने में, जो नेशनल यूनिफिकेशन को यहाँ पर बाधित किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।